तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट देश के अंदर नियम सख्त कर रहा है और दूसरी तरफ भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA की शुरुआत की है। इसके जरिए संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाने की कोशिश की है। ये सिर्फ बिल्लियों के संरक्षण के बारे में है या इसके पीछे कोई बड़ी भू राजनीतिक रणनीति भी है? मुझे लगता है ये संरक्षण कूटनीति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका मुख्यालय भारत में होगा, ये कोई छोटी बात नहीं है। जैसे भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के जरिए सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक वैश्विक एजेंडा तय किया, वैसे ही IBCA के जरिए भारत इन 7 बड़ी बिल्लियों, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण पर होने वाली वैश्विक चर्चा का नेतृत्व करना चाहता है। ये भारत को एक सॉफ्ट पावर भी देता है। हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम सिर्फ आर्थिक या राजनीतिक मुद्दों पर ही नहीं, बल्कि पर्यावरण जैसे जटिल वैश्विक मामलों पर भी नेतृत्व कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और ये ध्यान रखना दिलचस्प है कि इस अलायंस में जगुआर और प्यूमा भी शामिल हैं, जो भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते। ये दिखाता है कि भारत की सोच सिर्फ अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वो एक वैश्विक संरक्षण लीडर के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। बड़ी बिल्लियों से हटकर अगर हम संरक्षण के बदलते नजरिए को देखें तो कुछ नए और बहुत ही अजीब शब्द सुनने को मिल रहे हैं। उनमें से एक है फंक्शनल डी एक्सटिंक्शन। ये सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। क्या हम डायनासोर्स को वापस लाने की बात कर रहे हैं? जुरासिक पार्क जैसा तो नहीं, लेकिन ये उतना ही क्रांतिकारी हो सकता है। इसे ऐसे समझिए, कल्पना कीजिए कि किसी जंगल का एक मास्टर माली था, एक विलुप्त हो चुका पक्षी जो एक खास तरह के पेड़ के बीज फैलाकर उसे उगाने का काम करता था। उसके बिना वो पेड़ भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। फंक्शनल डी एक्सटिंक्शन का मतलब उस पक्षी को हूबहू वापस लाना नहीं है, बल्कि जीन एडिटिंग जैसी तकनीक का इस्तेमाल करके एक नया माली बनाना है, शायद उसी पक्षी का कोई करीबी रिश्तेदार जो वही काम कर सके। हम उस जीव को नहीं, बल्कि उसके काम को, उसके फंक्शन को पारिस्थितिकी तंत्र में वापस ला रहे हैं। ये तो सचमुच कमाल है। तो हम प्रकृति के टूटे हुए हिस्सों को एक तरह से रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह का एक और शब्द है ब्लू वॉशिंग। हमने ग्रीन वॉशिंग के बारे में तो सुना है, ये ब्लू वॉशिंग क्या है? ये उसी सिक्के का दूसरा पहलू है। ग्रीन वॉशिंग में कंपनियां जमीन पर अपने पर्यावरण के प्रति भ्रामक दावे करती हैं। ब्लू वॉशिंग में वही भ्रामक दावे समुद्रों और जल संसाधनों को लेकर किए जाते हैं। जैसे कोई कंपनी यह दावा कर सकती है कि उसकी गतिविधियां महासागरों के लिए अच्छी हैं, जबकि असल में वो समुद्री प्रदूषण में योगदान दे रही हो। यह उपभोक्ताओं और निवेशकों को गुमराह करने का एक तरीका है। ये सब दिखाता है कि संरक्षण की भाषा और उसके मायने कितने बदल रहे हैं। अब सिर्फ नेशनल पार्क बनाने या किसी प्रजाति को बचाने तक बात सीमित नहीं रही। बिल्कुल नहीं। अब हम जेनेटिक कोड, डिजिटल डेटा, पारिस्थितिकी कार्यों और कॉर्पोरेट जिम्मेदारी जैसी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। एक और उदाहरण है हिमाचल प्रदेश के कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व का यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल होना। ये सिर्फ एक टैग नहीं है, ये इस बात की पहचान है कि ये ठंडा रेगिस्तान जो बंजर दिखता है, असल में एक अनूठी जैव विविधता और मानव संस्कृति का घर है जिसे वैश्विक महत्व मिला है। और अब संरक्षण का ध्यान सिर्फ बाघ और शेर जैसी करिश्माई प्रजातियों से हटकर छोटी प्रजातियों पर भी जा रहा है, जैसे छोटी बिल्लियों और खुर वाले जानवरों पर रिपोर्ट आई हैं। हाँ, और ये एक बहुत ही स्वस्थ बदलाव है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और NTCA की ये रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि हम अब पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। चीतल और सांबर जैसे शाकाहारी जानवर बाघ के भोजन का आधार हैं। अगर उनकी आबादी स्वस्थ नहीं है तो बाघ भी स्वस्थ नहीं रह सकता है। इसी तरह फिशिंग कैट या काराकल जैसी छोटी बिल्लियां अपने इकोसिस्टम के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक हैं। ये एक ज्यादा समग्र और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है।